एक फैमिली है, उसने तरबूज और दूध इकट्ठा खाया पिया और उसके बाद वालिद साहब और 2 बच्चे उनका इंतकाल हो गया। इसका जो जवाब है वो आपके सवाल के अंदर ही पोशीदा है। एक फैमिली ने तरबूज खाया, बिरयानी खाई साथ, और उसके बाद वालिद वालदा और 2 बच्चियां जो हैं वो हलाक हो गई। उसके बाद बिरयानी खाने से क्या तरबूज के साथ कोई और चीज़ खाने से हैज़ा या कोई हलाकत वाला कोई मामला हो सकता है? 80 से 90% पानी होता है तरबूज के अंदर। ठीक हो गया। अब जब उसके ऊपर आप मजीद पानी पी लेते हैं शुगर का मरीज़ आम खा सकता है? डायबिटीज़ में हमारा एक सिंपल असूल है कि आपने फल का पूरे 24 घंटे शुगर का मरीज़ आम खाना उसके लिए मुफीद है? आम जो है उसकी शुगर चूस लेता है? आम शुगर चूस लेता है तो आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम उन मफरूज़ों पर बात करेंगे हमारे मुआशरे में मौजूद, जिनकी साइंसी कोई दलील मुआशरे में मौजूद ना भी हो तो वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे होते हैं और हर शख्स उस पर अपनी ओपिनियन देता है। कोई कह देता है कि तरबूज के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, कोई कहता है कि लस्सी पीने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कोई कहता है कि देसी घी खाने से दिल के अमराज बढ़ जाते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिन पे साइंटिफिक ओपिनियन की ज़रूरत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप पहले भी उन्हें मेरी पॉडकास्ट में देख चुके हैं, मिलियंस के करीब उनके व्यूज़ हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, एकेडमी ऑफ फैमिली फ़िज़िशियन, पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर ताहिर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे पास टाइम निकाल के आए। पहला जो सवाल मैं करूँगा उसकी बुनियाद 2 ख़बरें हैं। पहली ख़बर जो है वो बहावलपुर की है, उट शरीफ की। एक फैमिली है, उसने तरबूज और दूध इकट्ठा खाया पिया और उसके बाद वालिद साहब और 2 बच्चे उनका इंतकाल हो गया। दूसरी ख़बर जो है उसके ऊपर तो कल BBC पे आर्टिकल भी छपा है, वो हिंदुस्तान की है, मुंबई की। एक फैमिली ने तरबूज खाया, बिरयानी खाई साथ, और उसके बाद वालिद वालदा और 2 बच्चियां जो हैं वो हलाक हो गई। बल्कि उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें उस फैमिली के जो जिगर है, गुर्दा है, तिली है, उसके अंदर जिंक फॉस्फाइड नामी एक केमिकल आया। उसके बाद सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू है। सवाल मेरा ये है कि क्या ये हलाकतें वाकई तरबूज खाने से हो जाती हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या तरबूज के साथ कोई और चीज़ खाने से हैज़ा या कोई हलाकत वाला कोई मामला हो सकता है? ये बता दें। फिर तीसरा सवाल मैं बाद में करूँ। बादशाह भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मुझे पता है कि आप ये जो पॉडकास्ट है वो किसी व्यूज़ के लिए नहीं करते और ना ही माशाल्लाह आप एक बड़े अच्छे नामवर सर्जन हैं, तो आपकी रोज़ी रोटी भी कोई सोशल मीडिया से नहीं चलती अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं बड़ा बखुशी जब आप याद करते हैं तो फिर मेरे लिए फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने लेटेस्ट और अपडेटेड नॉलेज जिसकी कोई साइंटिफिक बेसिस हो वो अपने ऑडियंस तक थैंक यू पहुँचाना सर, होता है। थैंक यू। तो इसी सिलसिले में मेरा ख्याल मेरी आज आपसे तीसरी मुलाकात है। तीसरी है। वैसे तो मुलाकातें हमारी होती रहती हैं, लेकिन पॉडकास्ट से के हवाले से हमारी तीसरी मुलाकात है आज। अच्छा, अब ये देखिए कि सबसे पहला जो आपने सवाल किया तरबूज के बारे में। तरबूज इस सदियों से नहीं, मिलियन ईयर से इस खत्ते में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। और आज तक कभी भी आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी थी कि जनाब तरबूज खाने के बाद बिरयानी खाई या तरबूज खाने के बाद दूध पिया तो हलाकत हो गई। इसका जो जवाब है वो आपके सवाल के अंदर ही पोशीदा है। जैसे अभी इंडिया में जो आप बता रहे हैं कि उनके जो ऑर्गन्स हैं उनसे जिंक फॉस्फाइड जो है ना वो बरामद हुआ है। अब जिंक फॉस्फाइड जो है ना बेसिकली चूहे मार गोलियों के अंदर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब किसी ने उनकी पॉइजनिंग कर दी है या उन्होंने कोई अनइंटेंशनली या हादसाती तौर पे वो ये गोलियां निगल गए, ये गोलियां उनके फूड में किसी तरह मिक्स हो गई, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एटलीस्ट ये बात तय है कि तरबूज के बाद बिरयानी खाने से उनकी डेथ नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉज तो नहीं है। ठीक है ना जी। ये जो तरबूज और बिरयानी है ये कॉज नहीं है, इसकी काज कुछ और हो सकती है जो कि फ्रेंसिक एविडेंस के साथ मिल जाती है। तो उसके लिए भी उसके ऊपर वो तहकीकात जारी हैं। अब ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि खुदा ना खासा उन्होंने तरबूज और बिरयानी खाई या बहावलपुर के अंदर लोगों ने तरबूज के बाद दूध पिया तो ऐसा कोई हादसा दरपेश आ गया। अदरवाइज इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो आप मतलब रूटीन में आप बता रहे हैं, इससे इट इज़ वेरी अनलाइकली कि किसी की डेथ हो जाए। ये तो रूटीन में सारा साल चलता रहता है। चलें, लेकिन ये तो एक मिथ चलती है ना हमारी सोसाइटी में कि जी तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, इससे हैज़ा हो जाएगा। जी। अब हैज़ा का जो है ना वो उसको कॉलरा कहते हैं ना हम अपनी मेडिकल टर्म में। हैज़ा पहली बात तो ये है कि अब पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हैज़ा करार इसलिए दे दिया जाता है कि चूँकि साला साल ये ख़ित्ता जो है वो
हमारे हुक्मा के ज़ेरे असर रहा, इस वजह से वो जो है ना उसके बारे में अभी तक भी है कि अच्छा, अब होता ये है कि चूँकि 80 से 90% पानी होता है तरबूज के अंदर, ठीक हो गया। अब जब उसके ऊपर आप मज़ीद पानी पी लेते हैं तो बॉडी ने उस पानी को अब ठिकाने लगाना है, तो सम टाइम उससे आपको डायरिया लग जाता है, 2-4 लूज लूज मोशन मोशन। लग जाते हैं। वो कॉलरा नहीं होता, कॉलरा तो ठीक है। बेसिकली एक जरासीमी बीमारी है, तो वो कॉलरा तो अब दुनिया से ही ख़त्म हो चुका हुआ है। तो वो जो 2-3 लूज मोशन आते हैं वो एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि ओके। उसने वो जो एक्स्ट्रा पानी तरबूज के अंदर था और उसके बाद आपने ऊपर से भी 1-2 गिलास पी लिए, तो अब बॉडी उसको ठिकाने लगाएगी। ये बीमारी नहीं है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। तो इसलिए इस मिथ से हमें बाहर आना होगा कि तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना। चूँकि ये पहले साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी, इस वजह से ये मिथ चलते रहे, लेकिन अब कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक जगह मैं देख भी रहा था कि, और ये हमारी सोसाइटी में भी चलता है कि जी तरबूज के ऊपर आप नमक छिड़क लें या काली मिर्च छिड़क लें तो उसकी तासीर जो है वो जो उसके अंदर जहर वाली तासीर है वो कम हो जाती है और वो बेहतर हो जाता है आपके लिए, और फिर आपको हैज़ा नहीं होता उसके बाद। पहले तो जिन साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया वो ये साबित करें कि तरबूज के अंदर जहर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका जहर का एंटीडोट उन्होंने कहाँ से ढूंढा, नमक और काली मिर्च की शक्ल में। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका अगर आपको पसंद है। अब मेरा बेटा है, मैं जब भी तरबूज खाता हूँ ना तो मुझे काला नमक बड़ा पसंद है, मैं छिड़क लेता हूँ। उसको पसंद नहीं है, मैं उसको कहूँ ना बेटा, कहता पापा आपने नमक डाला तो मैंने नहीं खाना। ये आपकी ज़ाती पसंद और नापसंद है, इसकी कुछ साइंटिफिक एविडेंस या इससे कोई जहरीलापन नहीं ख़त्म हो जाता। तरबूज एक नेचुरल चीज़ है, जब तक आप उसके साथ वैसे कुछ छेड़खानी ना करें। माशाल्लाह हम रहते भी तो उस मुल्क के अंदर है ना जिन्होंने बग़ैर किसी कंटेंट के ड्रम के अंदर केमिकल से दूध बना लिया। माशाल्लाह हम उस कौम के अफराद हैं जिन्होंने इजाद किया कि जो झाड़ू के तिनकों के आखिरी सिरे होते हैं उनको काट के ज़ीरे के अंदर मिला दे तो वज़न बढ़ जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने तरीके आजमाए और माशाल्लाह पाकिस्तानियों को उसमें जद तूला हासिल है। तो इस वजह से ये जो कोई छेड़खानी की जाए, और अच्छा कुछ छेड़खानियाँ हादसाती तौर पे भी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने आपको पता कि मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र या खादें मौजूद हैं। अब अगर आप हाई यील्ड लेने के लिए या कीड़े मार अद्वियात का कोई ऐसा स्प्रे कर देते हैं फसल के ऊपर जो सब्जियों की है या वो जो फसल फलों की है, वहाँ से कोई जहर उस फल के अंदर सरायत कर जाए तो वो एक अलहदा बात है, ठीक हो गया। और उसका हल हमारे पास सिंपल ये है कि जब भी हम फल बाहर से लेकर के आएँ उसको पहले तो एक खुले पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए आप सिंक में रख दें और उसको अच्छी तरह, अगर वो छोटे फल हैं तो एक एक दाने को मले। आपने अक्सर देखा होगा कि आलू बुखारे के ऊपर एक वाइट सी तह आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, ठीक है नहीं। इसी तरह भी आप मसाले के पके हुए आम आएंगे। अब ये चीज़ अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिकदार में धोए बगैर इंजेस्ट कर लेते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें फल का कसूर नहीं है, उस अडल्ट्रेशन का कसूर है जो कि हमने ज़्यादा यील्ड लेने के लिए की या हमने उसको जो है ना फसल को कीड़े मारने से बचाने के लिए किया। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रूट को अल्लाह पाक ने पैक किया है हर तरफ से, उसको सील पैक किया है, उसके अंदर जाने की उस वक़्त तक कोई जहर जाने की ऐसी नहीं चीज़ है कि जब तक वो जहर बहुत टॉक्सिक ना हो और उसको फल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ना रखता हो। डॉक्टर साहब बड़ी तफसील से आपने जवाब दिया। अच्छा, एक आपने आम का जिक्र किया, आम बहुत आने लग जाएगा, अब मौसम उसका शुरू हो जाएगा। शुगर का मरीज़ आम खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता है। अच्छा, एक तो आप इसको थोड़ा तफसीली बताएंगे, लेकिन साथ ही दूसरा सवाल, शुगर का मरीज़ आम खाना उसके लिए मुफीद है? आम जो है उसकी शुगर चूस लेता है? आम शुगर चूस लेता है तो आम सर कोई ब्लॉटिंग पेपर तो नहीं है। सवाल यह है कि आम के तो अपने अंदर बहुत शुगर है तो उसको चूसने की क्या ज़रूरत है? फिर कैसे खा सकता है, कितना खा सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। सिंपल इसके जी जो मॉडरेशन है दैट इज़ द की। आपने इत्तदाल में रह के खाना है। अब उसका तरीकाकार ये है कि डायबिटीज़ में हमारा एक सिंपल असूल है कि आपने फल का पूरे 24 घंटे में एक पोर्शन रखना है, ठीक है, ठीक है जी। उस एक पोर्शन के अंदर आपने एक फल खाना है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने आम खा लिया है किसी भी खाने में, मॉर्निंग में लंच में या डिनर में, तो पहली बात तो यह है कि जो फल है वो आपका पहला फूड नहीं होना चाहिए दिन का। यानी आप नाश्ते में, वो जो लोग सुबह कहते हैं जी मैं सेब से आगाज़ करता हूँ, तो ये गलत है क्योंकि ये लोडेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो पहले सुबह उठते ही बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से आपने एक्सपोज नहीं करना, ठीक है जी। लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं।
अच्छा, अब उसके लिए ये है कि तादाद एक हो, छोटा सा आम हो, बहुत बड़े आम नहीं, वो जो चौंसा आम है उसकी बात नहीं हो रही। अगर चौंसा आम लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि एक जो आपका नॉर्मल सालन का बाउल होता है उसके अंदर जितने क्यूब्स आ जाए, ठीक है जी, और उसको आप छोटी छोटी क्यूब्स करके फ्रिज में रख दें। और उसको खाने का तरीकाकार ये होगा कि जब आपने आम यूज़ करना है तो तरतीब इस तरह से बनेगी कि लंच में है या डिनर में है, एक टाइम आप खा सकते हैं। और उसको लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले ढेर सारा फाइबर ले लें। वो फाइबर आपको मिलेगा सैलड के अंदर, ठीक है। गाजर, मूली, खीरा, लेटिस, इस तरह की चीज़ें बना के, ब्रोकली। पहले आप पेट भरें फाइबर के साथ, ये आपकी स्टमक के अंदर एक कोटिंग कर देगा, जिससे जब आप आम खाएंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी। ठीक है। ये कोटिंग हो गई। उसके बाद आप जब जी आपने फाइबर ले लिया तो अगला आपने पोर्शन लेना है प्रोटीन्स का। अगर आपने गोश्त बनाया हुआ है या दालें हैं या अंडे हैं वो ले लें। एंड के ऊपर आप जब तक रोटी तक पहुंचेंगे और आम तक पहुंचेंगे तो आपकी 70% भूख इन दो चीज़ों से ख़त्म हो चुकी होगी और आपके स्टमक के अंदर एक नेचुरल कोटिंग हो चुकी होगी जो कि फौरी एब्जॉर्प्शन से बचाएगी। तब आप आधी की रोटी खा लें और साथ उसके आम ले लें। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग द मैंगोज़। ठीक है, आज आपने मैंगो खा लिया, आपका पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब सेब आपको कल मिलेगा, आड़ू उससे अगले दिन मिलेगा। तो ये एक तरीकाकार है, आम से महरूम नहीं होना, उसका पोर्शन कंट्रोल करना है और जो तरतीब बताई गई है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आम का क्या उस शुगर को कंट्रोल करने में कोई रोल है? शुगर को कंट्रोल करने में रोल नहीं है, कोई रोल नहीं हम तो ये जो सारा आपको सीक्वेंस बताया है वो आम मजीद शुगर ना बढ़ा दे उसके उसको लिए, रोकने क्योंकि के लिए आम है। के अंदर फ्रुक्टोज होती है। ठीक और है। फ्रुक्टोज जो होती है वो जब लिवर के अंदर जाती है तो ये सारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। जब फैट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपके ट्राइग्लिसराइड्स और वो जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि फिर हमारी ज़िंदगी में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ आ जाती हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का खौफ है तो कार्बोहाइड्रेट ज़िंदगी में कम रखें, घी, मक्खन और ये अंडे की जर्दी बंद नहीं करनी, इन चीज़ों को बंद। अच्छा, क्या आम के लेने ना लेने का इंसुलिन से कोई ताल्लुक है? जी ऑब्वियसली जब आप आम लेंगे तो हमें एंटीसिपेट करना चाहिए कि आप की शुगर लेवल ने ऊपर जाना है। ठीक है। जो सीक्वेंस बताया गया इससे ये मिनिमम ऊपर जाएगी। तो जब आप दिन में एक दफ़ा और हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आम लेंगे तो अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। लेकिन अगर आपने ज़्यादा आम खा लिया है तो फिर ऑब्वियसली आपको अपने यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। जी ऑब्वियसली उसको कवर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को। और एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक साहब कह रहे थे कि अगर आप आम लेते हैं तो आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, चूस लेगी सारी वो शुगर को। नहीं सर, ये बिल्कुल जो है ना, एक बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये मिस कैलकुलेशन और मिस गाइडेंस है। ये इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है इससे ज़्यादा मौसम। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। अब जो फल इस वक्त गर्मियों में आएंगे, हाँ। शुगर के मरीज़ के लिए कंपैरेटिवली कौन सा फल बेहतर है? जैसे आम है, सेब है, तरबूज है, खरबूजा है और एक आड़ू और ये आलू बुखारा, ये सारे अब आम फल दस्तयाब हैं। सिंपल एक बात याद रखिए कि शुगर के मरीज़ों के लिए तमाम वो फल अच्छे हैं जो बेरीज हैं। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। ब्लूबेरीज जिसको हम जामुन कहते हैं, ठीक है। अगर जेब इजाज़त दे तो एवोकाडोस, अच्छा, फालसा, ये बेरीज में आते हैं। ठीक है ना जी। तो ये आपके लिए सेब फल है। उसके बाद जो कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला सेब है, सॉरी जो फल है वो सेब है। ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा ग्लाइसीमिक इंडेक्स समझाएं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो खुराक आप ले रहे हैं वो कितनी तेज़ी से उस खुराक के अंदर मौजूद शुगर को ब्लड के अंदर धकेल देती है। ओके। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहलाता है। ठीक है। तो सेब का बाकी फलों की बनिस्बत कम है। ठीक हो गया। इसी तरह बेरीज का बहुत कम है, आवोकाडो का सबसे कम है। लेकिन मुसीबत यह है कि महंगा बड़ा है। तो सवाल ये है कि सिंगल फ्रूट अ डे, एक दिन में सिंगल फल, यानी अगर आपने सेब खाना है तो एक खाना है, 2 नहीं खाने। फल भी एक और उसकी तादाद भी एक। ठीक है जी। इसी तरह आलू बुखारा खाना है आपने, 2 से 3 दाने आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ खुबानी आज मिक्स ना करें, खुबानी कल ले लीजिएगा। तो ये होता है कि किसी भी फल का एक पोर्शन आप ले सकते हैं और उसका तरीकाकार जो है वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। और तरबूज के बारे में एक चीज़ ये है कि लोग ये समझते हैं, अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो सारा पानी है इसके अंदर। नहीं, तरबूज बहुत हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फल है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो इसकी भी वही तरीकाकार है कि इसके छोटे क्यूब्स आप
वो एक सालन के बाउल जितने हैं वो उसमें काट के रख लें, और उसका तरतीब वही है जो मैंने पहले बयान किया। कौन सा फल अगर वो छोड़ना चाहें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए? कौन सा फल छोड़ देना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि किसी भी फल को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हमने बात की है इत्तदाल पसंदी पे रहें, लेकिन 3 फल ऐसे हैं जो कि कम से कम लें, कम से कम। ठीक है। उसमें है जी आपका केला, अच्छा। हाँ जी, उसके अंदर है आपके अंगूर, ठीक हो गया ठीक है। जी, केला, अंगूर और एक फल अनानास। अच्छा। ये जो है ना, ये वो फल हैं जिनको हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं। ये शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। कभी कभार की हद तक ठीक है, लेकिन केला, अंगूर और उसके अलावा अनानास, और उसके अलावा एक और फल जिसको कि बहुत पसंदीदगी से और बड़े मरगूब है लोगों को, वो है खजूर। खजूर हाँ। भी समझ लें, इसको नेचर्स बाउंटी कहते हैं। अच्छा। तो ये जिस तरह आप बाउंटी खाते हैं या कोई कुदरती चॉकलेट टॉफ़ी है खाते ये। हैं, ये कुदरती टॉफ़ी है। एक खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो फाइबर भी होता है लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप डेली 4-6 खजूरें मत खाएं, एक आध खजूर आप चख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि शुगर के मरीज़ एक ऐसे मरीज़ हैं कि हर घर का हिस्सा है वो, जी बिल्कुल। या कोई शख्स खुद मरीज़ है कोई या उसके इस पेरेंट्स वक्त में पाकिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जिसमें शुगर का मरीज नहीं है, शुगर क्योंकि का जब पेशेंट आपकी है। आबादी 30% लोग डायबिटिक होंगे, 30 से 35%, तो आप ये समझ लें कि आपका 1/4 तो जो आबादी है आपकी वो वो डायबिटिक। सारी डायबिटिक है। हम्म, ये मिठाइयाँ जो कहते हैं कि शुगर के मरीज़ छोड़ दें, हाँ जी और बोतलें, जी। कल ही हमारे घर में मेरे वालिद साहब ने बोतल पी और सारी फैमिली फिर उनको कहने लग गई कि ये आपने शुगर के बावजूद। ये ले सकते हैं? कितनी ले सकते हैं? छोड़नी चाहिए या ये वैसे ही बस कह देते हैं डॉक्टर डराने के लिए? सर मेरे जो टीचर हैं, मैं उनको ट्राइब्यूट भी पेश करता हूँ। जब मैंने 2010 में ट्रेनिंग की यूएसए में डायबिटोलॉजी की, तो मेरे जो टीचर हैं वहाँ पे प्रोफेसर रॉब लस्टिग है। वो बहुत बड़ा नाम है, अभी भी बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पे, और माशाल्लाह वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। 2008 में उन्होंने एक बात कही थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उसने कहा था कि मुझे तब खुशी होगी जब हम किसी शख्स के हाथ में कोल्ड ड्रिंक देखें और उसको उतना ही बुरा समझें कि जैसे इस शख्स के हाथ में शराब की बोतल है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर सोडा जाता है या बॉडी के अंदर इवन आपका फ्रूट जूस जाता है, जो कि फ्रेश जूस हमारी माएँ बड़े शौक़ से, और ये जो मिल्क शेक्स वगैरह हैं, स्मूदीज़, जब ये बॉडी के अंदर जाती हैं तो लिवर आपका इसको उसी नज़र से देखता है, क्योंकि सब कुछ मेटाबॉलाइज होना है लिवर के अंदर। और लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का अमल है वो अल्कोहल के लिए, फ्रूट जूसेस और बोतलों के लिए सेम है। तो आप ये तवक्को रखें कि आपकी बॉडी के अंदर वही तमाम असरात आने हैं जो कि अल्कोहल से आते हैं। तो अल्कोहल से क्या होता है, लोगों का जिगर ख़राब होता है ना, जो कि रेगुलर पीने वाले हैं। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक यूज़र हैं, चाहे वो डाइट कोई ड्रिंक है या कोई नॉन डाइट ड्रिंक है या इवन आपका फ्रेश जूस है, ठीक है, इनके अंदर फ्रुक्टोज़ मौजूद है। आपकी तमाम बोतलों को मीठा किया जाता है हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप के साथ। प्रॉब्लम फ्रुक्टोज़ के अंदर है। फ्रुक्टोज़ और आपकी शराब, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म सेम है। लिवर दोनों को इसी नज़र से देखता है और लिवर पे असरात भी सेम आते हैं। तो ये इसका बड़ा एक प्रिसाइज सा जवाब है कि ये सब कुछ एक पॉइजन है। प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम दैट। ओके, ये तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हो गया सर। ये हर एक के लिए, हर एक के लिए, ये हर एक के लिए है। ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए कोई तखसीस नहीं है। अपने बच्चों को फ्रूट जूसेस मत दें। अल्लाह मियाँ ने फल खाने के लिए बनाया, पीने के लिए नहीं। मैं आपकी बात ही कर, मैं रोज़ाना सुबह एक गिलास जूस पीता हूँ या मिल्क शेक पीता हूँ, तो इसको बड़ा समझा जाता है कि जी कमाल हो गया, ताकत की अलामत है रोज़ाना सुबह। विद ड्यू अपॉलॉजी एंड रिगार्ड, यू आर स्पॉइलिंग योर लिवर। ठीक है। अब उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे हम ऑरेंजेस ले लेते हैं, माल्टे। एक गिलास माल्टों का जूस निकालने के लिए कम से कम 6 माल्टे चाहिए आपको। ठीक है। आप मुझे 6 माल्टे वैसे खा के दिखाएं। कोई भी नहीं खा सकता। अब सवाल ये है कि फल में और जूस में फ़र्क क्या है? फ़र्क है फाइबर का। जब आप माल्टे की वो जो फांके हैं वो खाते हैं तो साथ फाइबर चबा रहे हैं। वही फाइबर जो मैंने पहले जिक्र किया वो जाके लिवर के आपके स्टमक के जो अंदरूनी जो वॉल है उसके अंदर कोटिंग कर देगा। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन इतनी स्लो हो जाएगी और लिवर तक वो इतना स्लो पहुंचेगा कि उसकी वो असर पजीरी नहीं होगी जो कि डायरेक्ट जब आप फ्रूट जूस लेंगे 6 माल्टों का, वो बिल्कुल एक जाके टू द पॉइंट टारगेट को ऐसे हिट करेगा जिससे आपकी शुगर ने भी स्पाइक करना है, उसके साथ आपके लिवर ने भी बर्बाद होना है। तो
सिंपल याद रखें, फल खाने के लिए है, पीने के लिए नहीं है।